हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपको पता है कि हर संडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं। जो हम लोग पढ़े होते हैं पिछले 7 दिनों में या फिर उसके पिछला वाला क्लास जो होता है, सबका रिवीजन हो जाता है। लेकिन आज कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको लास्ट में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल। जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा उसको वो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। जो बच्चे ये कहते हैं कि थ्योरी की क्लास नहीं करनी चाहिए, तो उनको पता चलेगा आज कि थ्योरी की क्लास करना कितना ज़रूरी है ना। तो आप लोग पिछला क्लास लीजिए जो आप अभी तक नहीं ले रहे हैं, और एक बार हचक कर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, हर हर महादेव का नारा लगाइए और हचक कर शेयर करिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे बेटा। चलिए 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 शेयर करिए। हाँ हाँ, आप जुड़िए जुड़िए बेटा, जुड़िए जुड़िए, सारे बच्चे जुड़िए। हाँ, नमस्कार नमस्कार बच्चों, नमस्कार नमस्कार साथियों, आप लोग जोड़िए, शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए। हमको कम से कम लाइव आज 200 का टारगेट है। देखिए, आप लोग का टेट का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, यूपी टेट का ऑनलाइन शिक्षण 2.0। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा आपको। हिंदी के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ हाँ, बहुत सही, आप लोग जुड़िए तभी क्लास स्टार्ट होगा बच्चों। ठीक है साथियों, आप लोग जुड़िए, फटाफट से जुड़िए, सारे लोग जुड़िए, सारे लोग जुड़िए, फटाफट फटाफट सारे बच्चे शेयर करें। जितने जल्दी बच्चे आएंगे उतने जल्दी क्लास स्टार्ट होगा। चलिए शेयर करिए, शेयर करिए, सारे बच्चे शेयर करिए। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आप लोग शेयर करते रहिए, बीच बीच में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। इससे पहले कुछ लोगों का नाम ले लेते हैं, जैसे सुभाष शुक्ला जी हैं, रोहिणी हैं, हाँ रोहिणी पांडानी करके बोलती हैं, सर मेरा नाम ले लिया करिए, आपका डेली क्लास देखते हैं। तो साथियों, हम लोग को नाम लेंगे और हमेशा लेते रहते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आप लोग क्लास देखते हैं और आप लोग को जानते नहीं हैं। जो बच्चे रेगुलर होते हैं ना, उन सारे बच्चों को हम जानते हैं, सारे लोग को जानते हैं। ऑनलाइन शिक्षण पे जितने टीचर हैं ना, सभी लोग जानते हैं उनको, जो बच्चे डेली क्लास लेते हैं। तो आप लोग लीजिए क्लास। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग को भूल जाया जाएगा, आप लोग भूल सकते हैं भाई, नौकरी वोकरी पाने के बाद। ठीक है ना, चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा ना, हाँ बच्चे जुड़ गए, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। हर हर महादेव का नारा लगाइए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, तो सारे बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? क्या 150, 158.98 या फिर 156.987 या फिर 155.98 या फिर 160.987 लीटर? ये सब लीटर में है बेटा, लीटर में। ठीक है साथियों, ये सब लीटर में है। बताइए इसका आंसर राइट क्या होगा? शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शाबाश, आप लोग आंसर इसी तरह दीजिए। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? ए। ए इज ए राइट आंसर। ठीक है ना। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 158.9871। ठीक है ना। आप लोग को पढ़ाया गया है, यूनिट के जितने क्लास हैं आप लोग को पढ़ाया गया है, आप लोग देखिए। अगर डिटेल में नॉलेज लेना है तो आप लोग पिछला क्लासेस का जो होता रहता है ना थ्योरी, वो मत छोड़ा करिए। यही एक बैरल अगर बोला जाता है यूएस लीटर में, यूएस गैलन में कितना होता है, तो बोलेंगे 42 यूएस गैलन होता है, गैलन होता है बेटा। एक बैरल बराबर 42 यानी 42 यूएस गैलन के बराबर होता है। ठीक है ना। यही सब होते हैं सारी चीज़ें, आपको पता होगा। जैसे 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर बराबर 10 के पावर 3 घन सेंटीमीटर क्यूब होता है। घन सेंटीमीटर होता है, यह होता है। ठीक है ना। ये 1 लीटर बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं। ताप का मात्रक बताइए, तो फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम आपके लिए छोड़ते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए जब वीडियो खत्म होगा। तो आप लिखेंगे दूसरे का आंसर ए है तो ए लिखेंगे, आंसर बी है तो बी लिखेंगे, आंसर सी है तो सी, आंसर डी है तो डी। ये आपका आज का होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है अगला ये वाला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। 1 माइक्रोन 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? बताइए 1 माइक्रोन जो होता है 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? क्या 10,000वां होता है, 5,000वां होता है, 10 लाखवां होता है या फिर 5 लाखवां होता है? सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए भैया, क्योंकि हम इसको पढ़े हुए हैं अच्छे तरीके से। जब हम लोग साइंस की क्लास कर रहे थे तो उसमें हम ट्रिक्स याद किए हैं। ठीक है, एक्सा पेटा टेरा गीगा सब कुछ पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए पिछला क्लास। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? शाबाश शाबाश। देखिए भैया, गलत मत करिए, आप लोग गलत करेंगे तो फिर दुखी यानी दुख होगा मुझे। चलिए बताइए तो फटाफट फटाफट सारे बच्चे, ढीले नहीं पड़िए। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला? सी इज राइट आंसर। 10 लाखवां हिस्सा है 1 माइक्रोन बराबर। 1 माइक्रोन 1 मीटर का कौन सा हिस्सा है भैया? 10 लाखवां हिस्सा है। यानी देख रहे हैं कितना छोटा। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है?
बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़े हैं। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया। बताइए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्या समय का है, क्या दूरी का है, क्या खगोलीय दूरी का है, क्या ताप का है? बताइए किसका है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसके आगे आएगा प्रकाश की दूरी किसके लिए जानी जाती है। तो बताइए पहले किसका मात्रक है? क्या खगोलीय दूरी मापने के लिए करते हैं, दूरी मापने के लिए करते हैं, समय या फिर ताप? देखिए इसमें आपको दो आंसर सही लगेगा, एक दूरी का, एक खगोलीय दूरी का। दोनों सही भी होना चाहिए, लेकिन दूरी ये यह नहीं बोला है कौन सी दूरी, क्या किलोमीटर वाली दूरी, कि मीटर वाली दूरी, कि हमारा सेंटीमीटर वाला दूरी। मतलब यह दूरी हमको फिक्स नहीं है कौन सी दूरी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें फिक्स है खगोलीय दूरी की बात कर रहा है। तो खगोलीय दूरी ही तो मापते हैं प्रकाश वर्ष में, ठीक है ना बेटा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर सी हो जाने वाला है। बहुत सही, शाबाश मेरे शेरों, जितने लोग का आंसर सी आया है बहुत सही। ठीक है, आज के जो साइंस के दे दिए भैया अच्छे क्वेश्चन हो, मतलब कि अगर इसमें 30 क्वेश्चन लिए हुए 30 से 35 क्वेश्चन, जिसका अगर 25 प्लस सही हो गया, 25 प्लस सही हो गया, वो एस लिखेगा वीडियो खत्म होने के बाद। मेरा सर 25, सारे बच्चे बताएंगे हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। वीडियो खत्म होने के बाद सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है ना। देखते हैं कितना किसका सही हुआ। 30 प्लस क्वेश्चन है, 30 प्लस में आप लोग बताएंगे कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक यानी जो सनलाइट है ना, वह पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? क्या 9 मिनट 30 सेकंड लगता है, क्या 8 घंटे 16 मिनट लगता है, क्या 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, शाबाश शाबाश मेरे शेरों। क्या हो जाएगा? 8 मिनट 16 सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए इसमें अगर मून का पूछा रहता, मून का कितना समय लगता है लाइट जो है कि अर्थ पे आने में, तो कितना बताएंगे? कितना बताएंगे आप लोग? 1.28 सेकेंड लगता है। कितना लगता है बेटा? 1.28 सेकेंड लगता है मून की लाइट को। 1.28 मिनट बेटा, मिनट यानी कि 1 मिनट 28 सेकेंड, इतना समय लगता है मून की लाइट अर्थ पे आने में, ठीक है ना। यह याद रखें, क्योंकि जो डिस्टेंस है सन के अपेक्षा मून का वो काफ़ी कम है ना, 3,84,000 इस समथिंग है ना, 600 के आसपास में है तो डिस्टेंस जो है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश के चाल से क्या मापते हैं? बताइए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर था क्या, प्रकाश की चाल किस लिए मेजर किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, तो खगोलीय दूरी बता दिए। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ बताइए फटाफट, कितने बच्चे समय कह रहे हैं और कितने बच्चे ताप कह रहे हैं, कितने बच्चे लंबाई, कितने बच्चे दूरी? फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, फटाफट। मेरे शेरों ढीले नहीं पढ़ना है, आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए, पावरफुल रहिए, क्योंकि आगे एग्जाम बहुत सारे लगने वाले हैं, तो हमेशा तैयार रहिए। यूपी टेट का भी क्लास शुरू हो चुका है। जैसे वहाँ व्यूज बढ़ेगा, 2000 व्यूज जैसे आया 2000 व्यूज, वैसे ही आपका मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे हम आपसे वादा किए थे कि हमको अगर 1000 व्यूज आप देने लगेंगे किसी भी वीडियो पे ऑनलाइन शिक्षण पर, तो हम ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर आपका टेट का क्लास स्टार्ट कर देंगे। यूपी टेट का स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही वहाँ पे 2000 व्यूज आया हिंदी वाले पे, तैसे हम आपका मैथ के क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह धीरे धीरे सारे क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। बताइए इसका आंसर। शाबाश मेरे शेरों, दूरी। शाबाश शाबाश मेरे शेरों, शाबाश मेरे शेरनियों। चलिए आगे चलते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से मापन करते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापन करते हैं, कौन बताएगा? फटाफट फटाफट मेरे शेरों, फटाफट। क्या मापन करते हैं? बहते हुए वायु की शक्ति को, या फिर वायु की गति को, या फिर विद्युत धारा की तीव्रता को। फटाफट। कितने लोग बोल रहे हैं वायु की गति को? कितने लोग बोल रहे हैं वायु की गति को? बताइए तो कितने लोग बोल रहे हैं वायु की गति को, और कितने लोग बोल रहे हैं वायु के शक्ति को, और कितने लोग बोल रहे हैं डी? देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है किसी को भैया, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं। जो आता है वही सही आंसर देना है, नहीं आ रहा है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। आ रहा है तो आंसर, नहीं तो फिर एग्जाम में भी यही गलती करेंगे आप लोग। चलिए बताइए तो। हाँ देखिए इसका आंसर कितने लोग चकपका गए? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बहते हुए वायु की शक्ति भी और वायु की गति भी दोनों को मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से भैया। अभी तक कुछ लोग जानते थे केवल वायु की गति को, है ना, तो आज आप लोग जान गए दोनों चीज़, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा इसका। अच्छा आप लोग बताएंगे जब वीडियो खत्म होगा तो आप बताएंगे ऑडियोमीटर और ऑडियोफोन और ऑरिस्कोप, ऑरिस्कोप, ये तीनों का आंसर बताएंगे। इससे क्या मेजर करते हैं? ऑरिस्कोप भी लिख लेंगे, इससे क्या मेजर करते हैं? फटाफट सबका आंसर आना चाहिए वीडियो खत्म होने के बाद। पार्सेक मात्रक है, बताइए। आ गया भैया, पार्सेक किसका मात्रक है, एक पार्सेक में कितना प्रकाश की चाल होती है, सब कुछ बताएंगे आगे। उसके लिए भी है क्वेश्चन है, इस वजह से इसको डिटेल से नहीं बताएंगे, है ना। बताइए पार्सेक किसका मात्रक है? क्या दूरी का है, क्या समय का है, क्या वायु का है, क्या चुंबकीय? देखिए जो खगोलीय दूरी होती है, सबसे ज़्यादा जो तारों
तारों तक की, स्टार तक की दूरी को मेजर किया जाता है ना, वो पार्सेक में ही मेजर किया जाता है। सबसे बड़ा पैमाना है दूरी मेजर करने का पार्सेक, ये चीज़ याद रखेंगे, यानी दूरी का मात्रक है बेटा यह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, बताइए किसके बराबर होता है? कितने प्रकाश के चाल के बराबर होता है? क्या 4.25, 4.50, 3.05, 3.26? बताइए तो। एक प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। इसी को प्रकाश की चाल में अगर कन्वर्ट करें पार्सेक को, तो कितना आएगा? एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश की चाल आएगा? बताइए। 3.26 प्रकाश की चाल। समझ रहे हैं ना? प्रकाश वर्ष बेटा, प्रकाश वर्ष, प्रकाश की चाल नहीं, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है? तो उसको कैसे निकालते हैं? पहले प्रकाश की चाल इंटू 365 दिन, इंटू जितने घंटे होते हैं, इंटू जितने मिनट होते हैं, इंटू जितने सेकंड होते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है एक प्रकाश वर्ष। पूरे एक साल में जितना प्रकाश ट्रेवल किया होता है उसे बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, ठीक है ना? और एक प्रकाश वर्ष मतलब कि कितना प्रकाश वर्ष बराबर होता है पार्सेक का? तो बोलेंगे 3.26। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए फटाफट, आपका आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए भैया। चलिए तो फटाफट फटाफट, हाँ पहले आप लोग दे लीजिए फिर हम बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हाँ भाई, हर हर महादेव का नारा लगाते रहिए बीच बीच में, हर हर महादेव जोश के साथ पूरा, ठीक है? चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या डेसिबल जो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है नहीं है? मतलब कि कौन सा सही नहीं है बताना आपको। देखिए ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा सही नहीं, क्या यह नहीं सही है डेसिबल वाला? अश्वशक्ति क्या शक्ति की इकाई नहीं है? यह बताना है आपको, है कि नहीं है? अगर सही है तो छोड़ दीजिए, जो गलत है वही बताना है सही। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। अच्छा, एक नॉटिकल मील बराबर कितना दूरी होता है? जो नॉटिकल मील होता है बेटा वह समुद्र के लिए होता है 1.86 होता है ना? इस याद रखेंगे 1.86। जैसे 1 माइल बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर तो 1.6 होता है किलोमीटर में। उसी तरह 1 नॉटिकल मील जो समुद्री दूरी होती है उसको हम नॉटिकल मील में तय करते हैं, 1.86 किलोमीटर होता है, सॉरी मीटर होता है बेटा, है ना? 1 किलोमीटर 860 मीटर होता है ना? याद रखेंगे। सेल्सियस, बताइए कौन इसमें सही नहीं है बेटा? तो आपको पता है जो उष्मा का इकाई होती है, जो उष्मा की इकाई होती है वो क्या होता है? सेल्सियस होता है। बताइए, सेल्सियस नहीं होता है, तो बताइए क्या होता है उष्मा की इकाई? तो आपका राइट आंसर डी, मतलब यह सही नहीं है और सब के सब सही हैं। यह सही नहीं है और सब के सब सही है बेटा, है ना? तो बस इस तरह आज के कुछ क्वेश्चन इस तरह बनाए गए हैं, एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं, है ना? चलिए बताइए इसका आंसर तो। कौन सुमेलित नहीं है? तरंग दैर्ध्य क्या एंगस्ट्रॉम का मात्रक नहीं है? दाब क्या पास्कल का मात्रक नहीं है? समय क्या प्रकाश की चाल का मात्रक नहीं है? कैलोरी क्या उष्मा का मात्रक नहीं? बताइए समय क्या प्रकाश की चाल का मात्रक हो सकता है बेटा? अभी तो हम ऊपर पढ़े हैं, दूरी होता है ना, प्रकाश की चाल जो होती है उसे तो दूरी मेजर किया जाता है, समय थोड़े मेजर किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं है? यह वाला सुमेलित नहीं है। दाब तो पास्कल का मात्रक होता है ना? दाब जो है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, समय का मात्रक प्रकाश का चाल होता है, कि दूरी का मात्रक होता है? बताइए, दूरी का ना मात्रक होता है प्रकाश की चाल। कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक? उष्मा का। सही है, यह सही है, यह सही है, यह सही है, यानी कि सी नंबर गलत हो गया आपका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए जितने बच्चे कर रहे हैं ना आज के सारे क्वेश्चन वो बहुत शानदार हैं बेटा, वही सारे क्वेश्चन सही करके भी आएंगे, देखिएगा। चलिए बताइए तो इसका विलियम रॉन्जन ने आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था? क्या एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था? क्या विद्युत मोटर का किया था? क्या रेडियो का किया था? क्या विद्युत बल्ब का किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए वीडियो खत्म होने के बाद। रेडियो का हम बता देते हैं, रेडियो का कौन किया था भैया? मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी ने किया था। लेकिन एक्सरे मशीन का कौन किया था बेटा? एक्सरे मशीन का विलियम रॉन्जन किए थे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? एक्सरे मशीन का आविष्कार विलियम रॉन्जन ने किया था बेटा, ठीक है। अच्छा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार 1867 में कौन किया था पता है? एल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अच्छा, डीसी मोटर, जो डीसी एसी आता है, तो डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? जेनोबे। क्या नाम था? जेनोबे क्या नाम था? पूरा नाम जेनोबे ग्रामे, ठीक है ना। और कार्बोरेटर का जो कार्बोरेटर लगाते हैं हम लोग, जो कार्बोरेटर लगाते हैं उसमें उसका आविष्कार किसने किया था? डैमलर ने किया था बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। लिफ्ट, जैसे ये आपका रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो हैरिसन व कैटिनिंग ने किया था। ये सारी बातें हैं, आप लोग फटाफट इसको शेयर करते रहिए। डाप्सन किसकी इकाई
इकाई का प्रयोग किया जाता है? डाप्सन का इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है बताइए? तो सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। शाबाश मेरे शेरों। सौर के मापन में किया जाता है, हीरे की मोटाई के मापन में किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई के मापन में किया जाता है, पृथ्वी की मोटाई के मापन में किया जाता है। किसके मापन में किया जाता है? डाप्सन। डाप्सन बच्चा बताइए। बहुत सही, शाबाश मेरे शेरों। शाबाश शाबाश। किसके मापन में किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई के मापन में किया जाता है। सौर में तो दूसरा किस हो जाता है ना। सौर में के लिए क्या होता है बताइए? तो सौर के लिए डेसिबल होता है। क्या होता है? क्या होता है बेटा? चलिए बताइए फटाफट आप लोग। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। ओजोन परत के मापन में किया जाता है। ठीक है ना। ओजोन परत अच्छा किस लेयर में होता है? अर्थ का 5 लेयर होता है जो आपका, तो किसने कौन से लेयर में होता है? मतलब कि मानसून के किस लेयर में होता है? 5 लेयर होता है। पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, है ना। मतलब कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर यह होता है। तो नीचे से 50 किलोमीटर के आसपास में ओजोन मंडल होता है, समताप मंडल के अंदर बेटा। यह बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। सुमेलित कीजिए, फटाफट सुमेलित कीजिए। नीचे आंसर दिया है, बताइए तो कौन सुमेलित कैसे करेगा? देख रहे हैं आज बच्चे चकपका रहे हैं सारा। देख रहे हैं ना कितने बच्चे आंसर करते हैं इसका। सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। क्या ए वाला सही है? देखिए इसको मिलान करना है, आपको बताना है ए का दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। इस तरह मिलान करके बताएंगे कौन सा किसका सही है। पहले बताइए भूकंप का मात्रक क्या है बेटा? भूकंप किससे मेजर करते हैं? भूकंप किससे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से। यानी कि दूसरे का ए हो जाएगा, दूसरे का ए। देखिए दूसरे का मतलब ए का दूसरा देखिए इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी ए का दूसरा। मतलब कि अभी हम आगे चलते हैं। ऊंचाई किसके लिए होता है बेटा? पहले ओम जो आ रहा है उसको मिला लीजिए। प्रतिरोध देखिए चौथा, यानी कि इसका डी यानी कि जो चौथा है, जो आपका डी है उसका चौथा होगा। डी का चौथा केवल एक ही में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, है ना। इस तरह आपने काफ़ी ज़्यादा है। देखिए विद्युत धारा किससे मेजर करते हैं बेटा? अल्टीमीटर से। ऊंचाई किससे मेजर करते हैं? ऊंचाई ना अल्टीमीटर से मेजर करते हैं। ऊंचाई अल्टीमीटर से, यानी कि बी का तीसरा। देखिए बी का तीसरा है ना। विद्युत धारा अमीटर से मेजर कर रखते हैं। ठीक है ना, एनीमोमीटर नहीं, अमीटर याद रखेंगे। चलिए इस तरह आप यहाँ से 4 क्वेश्चन सीख लिए। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। पीडीएफ के लिए आप चिंता ना किया करें। जो बच्चे पीडीएफ मांगते हैं ना, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। जैसे ही वीडियो खत्म होगा कल या परसों तक आपको यह टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पीडीएफ के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आएंगे आप तो एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना। वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, बताइए किससे मापा जाता है वायुमंडलीय दबाव? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, मतलब हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, या फिर थर्मामीटर से। थर्मामीटर तो टेम्परेचर के लिए होता है। हम लोग टेम्परेचर वाले क्लास में पढ़े थे, इसको अच्छे से पढ़े थे, विधिवत पढ़े थे, है ना, विधिवत पढ़े थे बेटा। बताइए तो बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं? वायुमंडलीय दबाव ही तो मेजर करते हैं। शाबाश मेरे शेरों। अब बता दीजिए आप लोग हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? घनत्व। ठीक है। और हाइग्रोमीटर से नमी बेटा, है ना, यही तो होता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। बच्चों आप लोग कम हो रहे हो, आपकी संख्या कम हो रही है। आप लोग दबा के शेयर करिए, दबा कर सारे बच्चे शेयर करेंगे जोश के साथ भैया, क्योंकि आप लोग चाहेंगे तभी बच्चे आ सकते हैं। आप लोग शेयर करेंगे तभी बेटा। तो शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। क्या दिक्कत है? शेयर करने में क्या जाता है आप लोग का? बताइए बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। किस तापमान पर उबलता है? क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर, क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर, क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब आपको पता होगा जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, ऊपर जितने चढ़ते हैं, वहाँ पे जो हवा का प्रेशर होता है बेटा, घनत्व होता है, वो घटने लगता है। जब जहाँ पे हवा का प्रेशर घटता है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि उबलनांक बढ़ता है। उबलनांक घटता है कि बढ़ता है बताइए? जहाँ पे हवा का प्रेशर कम हुआ वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यही तो होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अगर हम खाना पका रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? उबलनांक बढ़ेगा। उबलनांक बढ़ेगा जब, तो क्या होगा? कोई भी चीज़ जब नीचे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पक रहा है खाना, तो ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे हमारा चावल कच्चा रह जाता है ना। चावल कच्चा रह जाएगा। अगर दाल उबाल रहे हैं तो दाल कच्चा रह जाएगा। यानी कि जो हमारा पकना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो पक रहा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस वजह से खाना वहाँ पे कच्चा रह जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस बच्चे का ए आ रहा है वह बहुत अच्छा बच्चा है भैया। बहुत अच्छे से क्वेश्चन, वो थ्योरी का क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रखा है। नहीं भी कर रखा है तो अच्छा है, सही कर रहा है ना। लेकिन आप लोग को थ्योरी का क्लास देखना चाहिए।
हम तो यही कहेंगे कि आप लोग थ्योरी का क्लास देखिए भैया। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांकों में क्या कमी आती है बताइए। दाब बढ़ाएंगे, आपको बताए थे दाब बढ़ाने पर जो जैसे मान लीजिए आप हाथ से बर्फ को दबा रहे हैं तो उसका गलनांक घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, क्योंकि आपके हाथ से वो उष्मा लेने लगता है। इस वजह से दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। जिस बच्चे का ए आंसर आया है बहुत अच्छा, शाबाश, ठीक है ना। और डी क्या है बोल रहा है? पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो कदापि नहीं होगा। बढ़ता है तो होगा ही नहीं। अपरिवर्तित ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ होता है, बताइए बर्फ क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर? उसका आयतन अधिक होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसे आते हैं फिर इसके बाद ऊपर उठने लगते हैं, तो जब यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं तो आयतन सबसे अधिक होता है और घनत्व तो सबसे कम होता है। इस वजह से हमारा बर्फ क्या होता है? पानी पे तैरता रहता है, पानी पे तैरता रहता है, पानी पे डूबता नहीं है, ठीक है ना। बर्फ ही एक ऐसा अपना कह लीजिए ठोस पदार्थ है जो अपने ही द्रव पे तैरता है। जो चीज़ तैरती है उसकी घनत्व कम होती है, जो चीज़ डूब जाती है उसका घनत्व ज़्यादा होती है ना, जैसा कि आपको पता है। अब बर्फ पानी पे तैर रहा है, पानी पे जब तक तैरेगा, तैरते तैरते मतलब उसका घनत्व इसका मतलब कम है। अब आयतन अधिक है, अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है सीधा साधा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? आयतन अधिक होगा और घनत्व तो क्या होगा? कम होगा। इस वजह से तैरता है। एक जो बच्चा थ्योरी वाला क्लास किया होगा उसको सुनाए होंगे एक कहानी मछली वाली, मछली की कहानी एक सुनाए थे, वह देखा होगा तो जानता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि जो उबलता जल है अगर आप उसमें अगर हाथ डालें और एक जगह भाप है उसमें हाथ डालें तो आप किससे ज़्यादा देर जलोगे? इससे जलोगे, क्योंकि जो उष्मा होता है बेटा ना, उष्मा जो भाप होता है उसका 512 कैलोरी उष्मा होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें हीट होता है, ठीक है ना। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबाल रहे हो ना तो 512 डिग्री आपका कैलोरी देगा बेटा, इतना ज़्यादा एनर्जी देता है, इतना ज़्यादा उष्मा उसमें स्टोर होता है, जिसे बोलते हैं गुप्त उष्मा। तो भाप में गुप्त उष्मा अधिक होता है। यहाँ पे भाप में लिखा गुप्त उष्मा क्या होती है, इस वजह से हमारा जो हाथ है भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ लीजिए। भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, गलत भैया, वो तो घुसता ही है लेकिन यह कारण नहीं है। भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, ये कहाँ से हो गया भैया? ये भी गलत है। भाप हल्का होता है, ये कोई इसका तोड़ ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। मतलब क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग शेयर करिए, बच्चे कम हो रहे हैं, फटाफट शेयर करिए भैया। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बनिए। जो बच्चे बाद में देखते हैं, जो साथी बाद में देखते हैं, वो बाद में देखते ही हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, या फिर कुछ काम करते हैं तो बाद में ज़रूर देखते हैं, है ना। लेकिन जो फ्री होते हैं, आज तो संडे है, संडे को सारे बच्चे फ्री होते हैं ना, तो आप लोग तो फ्री हैं तो देखिए, क्यों नहीं देखेंगे? आप लोग देखिए, अपना रिवीजन करिए, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर बताइए सारे बच्चे। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? बताइए। अब आपको हम बताए थे थ्योरी की क्लास में, जब भी आप एक तरफ बर्फ ले लीजिए, एक तरफ पानी को उबाल लीजिए, उबाल रहे हैं, मान लीजिए खाना बना रहे हैं कोई चीज़ आप, तो जब बर्फ है तो बर्फ में अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो बर्फ का गलनांक घटेगा। लेकिन अगर आप कि कोई चीज़ पका रहे हैं अगर उसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी उबलने की क्षमता होगी वो अधिक हो जाएगी, अधिक तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। लेकिन जो आपका यह पानी है, मतलब यह बर्फ़ है, बर्फ़ गल रहा है, अगर उसमें बर्फ नमक मिला देंगे ना तो उसकी गलने की क्षमता कम हो जाती है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु यानी कि गलनांक बिंदु घटता है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, ये तो गलत हो गया। क्वथनांक और जमाव दोनों घटता है, ये भी गलत। क्वथनांक और जमाव दोनों बढ़ता है, ये भी गलत, यानी कि राइट आंसर ए। जिस बच्चे का ए आ रहा है भैया शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, आप लोग थ्योरी की क्लास देखे हो, देख कर आए हो भैया थ्योरी की क्लास। और बच्चों को, जो बच्चे नहीं देखे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं वह वीडियो को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि डेली क्लास जो होती है उनको पता चलता रहे, ठीक है ना। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? अच्छा, पसीना क्यों होता है पता है? क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर होता है, शरीर का जो कह लीजिए कि शरीर में कोई डिजीज़ वगैरह होता है उसको बाहर निकालने के लिए पसीना जो बाहर निकलता है बेटा, जैसे मूत्र हो गया और पसीना हो गया, इसमें अमोनिया बाहर निकलता है। अमोनिया, अमोनिया आपको पता होगा। अमोनिया जो हमारे शरीर में अगर रहेगा, स्टोर होगा ना, तो एक तरह से विष का काम करेगा, विष का काम करेगा और डिजीज़ बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। इस वजह से आप जो है उसे उत्सर्जित, उसे एक्सक्रीट करते हो, बाहर निकालते हो, है ना, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? क्या शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने में? गलत भैया।
ठीक है, पसीने में विष पदार्थ निकालने में। देखिए एक कारण से यह सही हो सकता है, लेकिन बहुत एप्रोप्रिएट हमको देखना है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही है, सत्य है, यह भी सही हो सकता है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे ए में देख रहे हैं क्या है, शरीर का ताप नियंत्रित करने में, तो यह तो सही हुआ बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। शरीर का ताप बिल्कुल अच्छे तरीके से नियंत्रित करने में, जो बोलते हैं ना लोग, जिसको ज़्यादा पसीना होता है वह स्वस्थ होता है, तो बस यही कारण है कि वह शरीर का ताप नियंत्रित करता है आपका, ठीक है ना, इसी वजह से स्वेटिंग होती है। अब डी का बोल रहा है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में, तो यह भी गलत हो जाएगा बेटा ना, याद रखेंगे, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए सारे बच्चे फटाफट शेयर करें। जो बच्चे लाइक नहीं किए भैया देख कर निकल लेते हैं, तो अब कहीं कहाँ भरेंगे बताइए, कहाँ भरेंगे इसको, देख कर अपना फ़ायदा निकाल के आप लोग भाग लेते हैं ना, कितना अच्छा काम करते हैं। फटाफट लाइक करिए तो सारे बच्चे। बताइए इसका आंसर, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, क्या मौसम, जब मौसम अपक होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। क्या होता है मौसम कि उस समय आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है, बताइए। तो ग्रीष्म काल में आपको क्यों गर्मी लगती है, पता है ना, क्योंकि गर्मी में भैया धूप बहुत कड़ाके की होती है, जैसे जैसे शाम ढलता है, शाम आता है, तो बादल पूरा फैल जाता है और उष्मा बाहर नहीं जा पाता है, तो उमस हो जाता है। उमस हो गया तो चिल्लाने लगते हैं आप लोग, पंखा वंखा डुलाने लगते हैं भैया कि जल्दी जल्दी ठंडी मिले शरीर को, तो उमस वाला दिन हो जाता है। क्या होता है, उमस होता है काफ़ी, है ना, तो याद रखेंगे। उस समय अगर आपको पसीना भी हो रहा होगा, तो अगर आपको गर्म हवा भी उस समय फूका जाए ना, तो आपको ठंडी लगेगी, आपकी जो पसीना है वह सूखने लगेगा। जब आपका पसीना स्वेटिंग जब सूखेगा ना, तो आपको ठंडा फील होगा, आपके जो बॉडी है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। यही कारण होता है कि आपको गर्म हवा भी आरामदेह होता है ना, याद रखेंगे इसका कारण बेटा। हम बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल में पढ़े हुए हैं थ्योरी वाले क्लास में। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट देख लेते हैं, इसका आंसर कितने बच्चे करते हैं, पहले आप लोग करिए फिर हम बताते हैं। पानी को बहाने से, पानी को अगर गिरा दिए तो रूम ठंडा तो हो जाता है, लेकिन क्या यह कारण सही है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से, यह कारण क्या सही है बताइए, तो बताइए भैया। रसोई गैस से, या क्या इससे सही है, यह वाला सही है, या फिर ठोस को पिघलाने से, बताइए कौन सा सही आंसर है। फटाफट सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, बताइए तो देख लेते हैं कितने बच्चों आंसर कर रहे हैं। हाँ साथियों, बहुत सही बहुत सही, जितने बच्चों का बी आंसर आ रहा है ना, दिल खुश हो गया। ठीक है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आपको पता है अगर हम किसी भी बर्तन में, मतलब गैस सिलेंडर में देखते हैं आप, हमको कंप्रेस करके गैस भरा जाता है। अगर हम यही चीज़ अगर संपीड़ित गैस को छोड़ देते हैं रूम में, कंप्रेस गैस को रूम में छोड़ देंगे ना, तो पूरा का पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। जिस तरह आपकी एसी होती है ना, वो क्या काम करता है, बाहर से हवा लेती है सक करके और रूम में छोड़ता है, इस वजह से पूरा रूम क्या हो जाता है, कूल हो जाता है बेटा। वो कूलन का नियम होता है, जिसको हम लोग कभी पढ़ेंगे कूलन का नियम उसे बोलते हैं, कूलन का नियम, इसको हम कभी पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आपके टेम्परेचर में तो था नहीं, इस वजह से हम नहीं पढ़े, है ना, थोड़ा सा हाई क्वालिटी हो जाता है इसमें, तो आगे अगर होगा तो हम भविष्य में जरूर पढ़ेंगे, आपके टेट वगैरह में हो सकता है, तो हम टेट में जरूर पढ़ेंगे। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे हिंदी के क्लासेस नहीं कर रहे हैं रेगुलर, और रेगुलर हो जाएं भैया, ठीक है। अब धमाकेदार सीरीज आ रही है आपकी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बेटा। तेज हवा वाले रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों, बताइए क्यों ऐसा होता है। अभी तो बताए हैं, अभी तो जस्ट अभी बताए हैं कि क्या वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जब तेज सर्द चल रही है तो बताइए क्या होगा, हवा में नमी कम हो जाती है, तेज तापमान ऊंचा हो जाता है, या फिर आकाश साफ नहीं होता है। जब तेज हवा चल रही है तो उसमें आप कपड़े सुखाएंगे तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा कि नहीं, सूखेगा। जब कपड़ा जल्दी सूखेगा इसका मतलब क्या है, वाष्पीकृत बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है इन्वायरमेंट से, हवा जब चलता है तो उसमें बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है। अगर जिस समय धूप निकला होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, कि उत्तर भारत में एक लू बहता है, लू लू जिसे गर्म हवा बोलते हैं, तो इस समय अगर आप बाहर निकलेंगे तब भी आपको यह थोड़ा सा रिलीफ फील होगा, आपको लगेगा हाँ, अगर पसीना हुआ है तो आपको ठंड लगेगा, हल्का हल्का लगेगा कि हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का वो कम हो रहा है। लेकिन आपका जो पसीना होता है वही सूख जब जाता है ना, तो आपको यह हवा जो होती है गर्म लगने लगती है। तो यही कारण होता है कि हमारे जब तेज हवा चलती है हमारे इन्वायरमेंट में, और ओस नहीं बनता उस समय, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, याद रखेंगे, है ना। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है। भैया जो लोग किए हैं क्लास थ्योरी वाले, तो हम बता रहे हैं सारे के सारे आंसर सही कर रहे होंगे, 100% बता रहे हैं बेटा। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सारे बच्चे आंसर बताएंगे। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देती हैं, मतलब कि ऐसे है तो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, क्या जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, क्या वो अपने स्थानांतरित होने वाली सारी उष्मा को विकृत कर देती हैं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपका वे पसीना सोख लेती हैं, डी ऑप्शन है आँखों
को शीतलता प्रदान करती हैं। बताइए क्या इसमें राइट आंसर होगा? राइट आंसर जिस बच्चे का ए आ रहा है ना वो खुश हो जाए, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी रेज आते हैं ना सब कुछ परावर्तित कर देती है। जब परावर्तित करेगा तो सफ़ेद दिखता है, और सफ़ेद जो कपड़ा होता है गर्मी के दिनों में पहनना चाहिए, क्योंकि उससे दाने वगैरह भी कम निकलते हैं और गर्मी भी कम होती है। ठीक है ना? इस वजह से देखते होंगे जो गर्म वाला अम्ब्रेला होता है, छाता होता है, अम्ब्रेला होता है बेटा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर वाइट लगा होता है और नीचे ब्लैक लगा होता है, कि नीचे हमेशा कुलित रहे, और ऊपर वाला जो वाइट स्पेस लगाया जाता है कि यहाँ से प्रकाश की किरण आए तो रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना? तो ये इसीलिए लगाते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी जानदार क्वेश्चन है बेटा। इसका आंसर कौन देगा? फटाफट सारे बच्चे आंसर देंगे इसका। बताइए, जब कपड़ा सुखाना है हमें तो क्या क्या यूज होना चाहिए उसका? क्या प्रबल वायु चलना चाहिए इन्वायरमेंट पे, या उच्च आर्द्रता, या फिर उच्च ताप, या फिर शुष्क हवा? बताइए, क्या 1 और 2 दोनों होने चाहिए, क्या 3 और 4 दोनों होने चाहिए, क्या 1 और 3 होने चाहिए क्रिया, या फिर डी में दिया है 1, 3 और 4? बताइए कौन से इसमें होने चाहिए? कपड़े को सुखाने में कौन सबसे ज़्यादा रोचक होगा, कौन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो बताएंगे आप। देखिए, प्रबल वायु तो चलना चाहिए, प्रबल वायु तो जाहिर सी बात है चलेगा तभी तो कपड़ा सूखेगा, और उच्च ताप भी होना चाहिए, जब ताप रहेगा तब तो और जल्दी सूखेगा। शुष्क हवा भी होना चाहिए, शुष्क हवा होगा तब तो सूखेगा ही ना। उच्च आर्द्रता क्या होना चाहिए? नहीं, बस यही नहीं होना चाहिए, और सब के सब होना जरूरी है कपड़े को जल्दी सुखाने में। ठीक है, तो आपका ए वाला और तीसरा और चौथा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? डी दिया है ना, डी में तीसरा, चौथा और पहला यह वाला सही होगा, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? बताइए कौन सी विधि से ठंडा होता है? भैया लास्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। आप एक क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप लोग फटाफट शेयर करिए। देखिए जानदार क्वेश्चन है ये भी। चलिए बताइए इसका आंसर। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होता है? क्या चालन एवं विकिरण द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा, संवहन एवं विकिरण द्वारा, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण द्वारा? बताइए। अब आपको पता है वो धातु भी है, टेबल पर रखा भी है और खुले में रखा है, तो उसमें चालन भी होगा। मतलब धातु है तो ठोस में चालन होता है, कंडक्शन होता है ठोस में ना, तो ठोस में होगा भैया। संवहन तो जाहिर सी बात है गैस में, द्रव में होता है, ये भी होगा। और विकिरण भी होगा क्योंकि वो खुले में रखा है, तो वहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगा दूसरी तरफ ना, इन्वायरमेंट पे। ये विकिरण भी हो गया। और वाष्पीकरण तो होता ही है, किसमें भाप नहीं निकलता है? भाप तो निकल ही रहा होगा चाय में ना, तो मतलब आपका राइट आंसर डी हो जाने वाला है। डी राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा। डी, जिसका डी आया है बहुत अच्छा बात है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? बताइए। प्रकाश वाले चैप्टर में हम आ गए। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक, आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण? किस कारण से चमकदार दिखाई देता है हीरा? आपको पता है हीरा का जो शेप होता है बेटा ऐसे होता है कुछ ना, तो इसमें जब लाइट एक बार एंट्री करती है ना तो लड़ने लगती है। इसी को बोलते हैं सामूहिक आंतरिक परावर्तन। एक तल इसका परावर्तन किया, फिर ये भी परावर्तन, ये भी परावर्तन, ये भी परावर्तन, इस तरह लड़ने लगता है उसमें लाइट। जब लड़ने लगेगा तो उसे बोलते हैं सामूहिक आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, जिस बच्चे का सी आया है वो खुश हो जाए। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? ठीक है, नीतू जी आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया भैया। बताइए, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? क्या हरा का होता है, पीला का होता है, नीला का, या फिर लाल का? अगर आप देखेंगे विविग्योर जो होता है, विविग्योर VIVIBGYOR, विविग्योर। वायलेट मतलब कि बैगनी, इंडिको मतलब कि आपका जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब कि आपका नारंगी, उसके बाद रेड मतलब लाल। लाल का जो होता है बेटा, ऐसे अगर हम चलेंगे तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा? बढ़ेगा। जब ऐसे चलेंगे इधर तरफ तो इसका आवृत्ति बढ़ेगी, मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका आवृत्ति सबसे कम होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बताया गया है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य किसका होगा? लाल का होगा। लाल काफ़ी दूर तक जाता है, इसी वजह से ट्रैफिक लाइट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। यह भी क्वेश्चन हम दिए थे आपको जब आपका चैप्टर खत्म हुआ था। तो कितने बच्चे इसका आंसर कर दिए हैं बता दीजिए, फटाफट बताइए। अब देखिए, जब सघन माध्यम से विरल में आते हैं
तभी जाके आंतरिक परावर्तन होता है। जब विरल से सघन में आते हैं तब नहीं होता बेटा, जब सघन से विरल में आते हैं तब होता है। बताइए इसमें सघन से विरल किस में जा रहा है? क्या हीरे से कांच में, वायु से जल में, जल से कांच में, वायु से कांच में। अब वायु विरल है, कांच सघन है, मतलब यह तो होगा नहीं। जल विरल है, कांच सघन है, यह भी नहीं होगा। वायु विरल है, जल सघन है, यह भी नहीं होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? हीरा सघन है, कांच विरल है, मतलब आपका राइट आंसर ए हो जाने वाला है। चलिए बेटा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे। जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं, जितने बच्चे नहीं देखे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें दिखाएंगे। एक बार हल्ला बोल दीजिए आप लोग, और ये जोश ला दीजिए अपने अंदर कि हम फोड़ के रहेंगे किसी भी एग्जाम को, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, हर एग्जाम को फोड़ेंगे अगर ऑनलाइन शिक्षण के बच्चे हैं तो। ठीक है बेटा, आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और आप लोग बिल्कुल ना घबराया करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।